हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज से आपकी लिटरेचर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज आपका ये फर्स्ट क्लास है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट क्लास है जो कि आपका फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले ग्रामर के आपके ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ग्रामर की क्लासेस क्लास 0 से बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया जा रहा है। सो आज से लिटरेचर की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच से मैंने स्टार्ट किया है। जो पहले हमारा जो टॉपिक है मेटाफर, सिमिल, एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड आयरनी, आज हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, है ना। लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चीज़ों को सजाने के लिए, चीज़ों को अलंकृत करने के लिए, जैसे कि हिंदी में अलंकार की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। जब राइटर या फिर पोएट अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यक्त करना चाहते हैं, एक काव्य, एक पोइट्री के लाइन में लिखना चाहते हैं, तो उन हमेशा अपनी वो लाइन में मेटाफर या फिर सिमिल या फिर एलिट्रेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को फ्रेंड फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए, सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच आता है वो है सिमिल और मेटाफर। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेटाफर क्या होता है, सिमिल क्या होता है। सो इस वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपका क्लियर करूँगी। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आप बताना कि मैम अच्छा पढ़ा रही हैं कि नहीं। सबसे पहले हम मेटाफर की बात कर लेते हैं। देखिए, एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बेस्ड ऑन समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज एक्चुअली इन कॉमन इज कॉल्ड मेटाफर। मीन्स मेटाफर एंड सिमिल में देखिए दोनों में कंपैरिजन होता है, दोनों में डिसिमिलर चीज़ों को ही लेकर कंपैरिजन होता है, बट दोनों ही चीज़ों में कोई ना कोई एक पॉइंट कंपैरेटिव का होगा जिससे बेस पर कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, है ना। यहाँ पास क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड को क्या बता दिया गया है, स्टेज बता दिया गया है। मतलब कि यहाँ पास कंपैरिजन बिल्कुल वर्ड और स्टेज बिल्कुल भी कंपैरिजन करने की तुलना में नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पास जो देख रहे हैं, जो स्टेज एक परफॉर्मेंस का जो स्टेज होता है उसको एक वर्ल्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी डिसिमिलर चीज़ है। आप देख सकते हैं ये दोनों ही डिसिमिलर चीज़ें हैं, बट इनमें कोई ना कोई कंपैरिजन करके यहाँ पास मेटाफर का यूज़ किया गया है। यही है मेटाफर, है ना। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल और जान लें कि जैसे कि इसमें महबूबा और चाँद की शक्ल, जैसे कि वो कहते हैं ना, मेरी महबूबा का शक्ल चाँद जैसा है। तो अगर मेरी महबूबा का शक्ल चाँद ही है तो वो हो जाएगा मेटाफर। अगर उसमें जैसा लग जाए, तो अगर मेरी महबूबा का शक्ल चाँद जैसा है तो वो हो जाएगा सिमिल। ओके, तो आई होप आप मेटाफर और सिमिल में समझ पाए होंगे कि कि क्या होता है। जैसे कि महबूबा का शक्ल और चाँद में कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना, दोनों कितनी दूर दूर की चीज़ें हैं, बट वो अपनी महबूबा की सुंदरता बताने के लिए वो चाँद से उसकी कंपैरिजन कर रहा है कि मेरी महबूबा का जो चेहरा है वो चाँद चाँद के जैसा है या फिर चाँद ही है ना। यहाँ पास आपको बस यहाँ पास ये करना पड़ेगा। सेम दोनों में, मेटाफर सिमिल में, दोनों में सेम चीज़ें ही होती हैं, बट जो सिमिल होता है उसमें बस लाइक एज का कम करके कंपैरिजन होता है, और जो मेटाफर में है वो मान ही लिया जाता है ना कि मेरी महबूबा का चेहरा चाँद ही है। इसमें कोई भी लाइक एज का यूज़ नहीं होता है मेटाफर में, और लाइक और एज का यूज़ होता है सिमिल में। दोनों ही चीज़ें ऐसी ही हैं। जैसे कि यहाँ पास हम देख लें, जस्ट अ सेकेंड, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स। यहाँ पास कहते हैं कि यहाँ पास देखिए वर्ल्ड को क्या, स्टेज को एक वर्ल्ड बना दिया गया है कि जैसे कि स्टेज पे लोग आते हैं, अपने परफॉर्मेंस करते हैं और उतर के चले जाते हैं। वैसे वर्ल्ड में भी लोग जन्म लेते हैं और अपनी चीज़ें को, अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हैं, बुरी तरीके से निभाते हैं, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो एक प्रकार से, इस प्रकार से इसमें कंपैरिजन देखने को मिला, लेकिन आपको कहीं भी यहाँ पास लाइक और रेस का यूज़ नहीं मिला है ना। ये मेटाफर हो गया। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन आर मेरली प्लेयर्स। जो प्लेयर्स होते हैं वो स्टेज पे आते हैं, और जो मेन और वुमेन जो हैं वो कहते हैं भगवान के पपेट, है ना, वो भगवान के प्लेयर्स। भगवान उनको जैसा नचाते हैं वो स्टेज पे, मीन्स वर्ल्ड की स्टेज पे ऐसा ही आके वो अपना कार्य करते हैं। यहाँ पास ये आप समझ गए, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंस, मतलब कि उनके पास उनका एग्जिस्ट एंड उनका इंट्रेंस दोनों ही है। एज यू लाइक इट का ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, एज यू लाइक इट, उसी का ये लाइन है। बहुत ही प्यारी लाइन है ये। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको मेटाफर
समझ में आ गया होगा कि क्या है। देन हम मूव करते हैं सिमिल की तरफ। अब सिमिल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सिमिल क्या होता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने मेटाफर को बताया, सेम वही चीज़ है ना, अ कंपैरिजन बिटवीन टू टू थिंग्स दैट आर इजेंटली डिसिमिलर। ये भी जो दो चीज़ों के साथ होता है कंपैरिजन, बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं बट हैव सर्टेन क्वालिटीज़ इन कॉमन। कुछ क्वालिटी इनकी क्या होती है, कॉमन होती है। जैसे कि महबूबा का चेहरा सुंदर है और चांद भी सुंदर है ना, तो दोनों का कंपैरिजन किस लिए किया गया, क्योंकि दोनों ही सुंदर हैं, इसलिए दोनों ही ब्यूटीफुल है, दोनों ही अट्रैक्टिव हैं, इसलिए दोनों का कंपैरिजन किया गया है ना। सो इसीलिए कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ कॉमन तो मिल ही जाएगा। बस इसमें ये भी मेटाफर की जैसे यूज़ होता है, इसमें एज या लाइक यूज़ हो जाता है। जैसे कि सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। यहाँ पर जैसे ही आपको लाइक आया, आपके दिमाग में सीधे माइंड में टिक टिक होना चाहिए कि मैम ने बताया था कि लाइक कहाँ आता है, सिमिल में आता है ना। ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पास लाइक इस लाइन में लग गया है। सो ये क्या हो गया, सिमिल हो गया। जैसे कि मैंने बताया मेरी महबूबा का चेहरा चांद है, तो ये मेटाफर हो गया। अगर मैं कह दूँ कि मेरी महबूबा का चेहरा चांद जैसा है, यहाँ पास अगर मैंने जैसा वर्ड का यूज़ किया या फिर लाइक का यूज़ किया या फिर एज का यूज़ किया, सो क्या हो गया, वो हमारा सिमिल हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। समझ तो आ ही गया होगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने फिगर ऑफ स्पीच पे, जो है एलिट्रेशन। बहुत सिंपल है और ऑल टाइम एग्जाम में पूछा जाने वाला है हमेशा। अब मेटाफर सिमिल तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, जो देखने को मिलते हैं वो एलिट्रेशन मिलते हैं, अपॉस्ट्रॉफी मिलते हैं, पन मिलते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। सो इसको देख लेते हैं। The repetition of consonant sounds in a phrase or line is called alliteration. Sea sells on the sea shore. सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जो यहाँ पास कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, जैसे कि आप ए टू जेड, आप कॉन्सोनेंट्स वॉवल साउंड तो समझते होंगे ना। ए टू जेड में कितने वॉवल साउंड होते हैं आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये है वॉवल साउंड। और इसके इन पांचों के सिवा जितने भी और साउंड ए टू जेड में बजते हैं वो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, है ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर स का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है ना, स। तो यहाँ पास लोग क्या कहते हैं कि अगर श से स्टार्ट हुआ तो वो कर देंगे, मतलब कि यस से स्टार्ट हुआ तो कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। उसमें देखिए वर्ड से नहीं, अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग नहीं बोला है, साउंड से स्टार्टिंग बोला है ना। साउंड से अगर हो, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए कि जैसे कभी कभी क्या कहते हैं, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे, जब मैं आर्टिकल की क्लास लूँगी तो आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी कि कहाँ पास ए लगता है और कहाँ पास एन लगता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वही है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके पास अगर रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी, सो वहाँ पास एलिट्रेशन होगा। बट अगर वॉवेल साउंड आ गया उसमें तो वहाँ पास एजोनेंस होगा। अभी मैं आपको एजोनेंस भी आगे पढ़ाऊँगी। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एन एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ consonant sounds are repetition is alliteration. So बिकॉज इंग्लिश में आप कहते हैं कि यू से थिंक डिफरेंटली एंड राइट थिंक डिफरेंटली। तो यहाँ पास आप समझ सकते हैं कि कुछ आप कहना और चाहते हैं और बट उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। सर्टेन और ईच लेटर विच हैव वेरियस साउंड एसोसिएटेड विथ इट। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पास आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पास बार बार आप देख रहे हैं कि स का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है ना, सी सेल्स ऑन द सी। आप सोच रहे होंगे केवल इसमें स का वर्ड या फिर यस का ही रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, बट आप अच्छे से सर्च करोगे तो इसमें दो चीज़ों का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। एक तो एस एच का मिल रहा है, आप देख रहे हैं एस एच है ना, और एक मात्र एस का मिल रहा है, जैसे सेल्स हो गया, सी हो गया, है ना। यहाँ पास आप देख रहे हैं और यहाँ शोर में भी एस एच देखने को मिल रहा है। तो दो एलिट्रेशन इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पास कहेंगे कि ए को क्या कहते हैं, ए भी कहते हैं, अ भी बोलते हैं ना। बट आपको देखिए जो लेना है वो क्या लेना है, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो वो आपका एजोनेंस रहेगा, मैं एजोनेंस भी इसी में समझा दे रही हूँ। बट अगर जैसे कि जितने भी 5 वॉवल साउंड उनको छोड़ के किसी से भी रहेगा, जैसे क्यू से रह लिया, एस से ले लिया, बहुत कुछ होता है। सो उनसे अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो तो वो एलिट्रेशन होगा। मोस्टली फ्रेंड जो है एजोनेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो एलिट्रेशन ही पूछा जाता है। सो आई होप आपको एलिट्रेशन भी समझ में आया होगा। देखिए, और एक क्वेश्चन हमेशा भी उसमें पूछा गया था
नेट ज़ारप में पूछा गया था कि टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच किससे बोलते हैं। तो टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच भी जो बोलते हैं फ्रेंड, उस वो एलिट्रेशन को ही बोलते हैं ना, टंग ट्विस्टर। आप यहाँ पर साइड में करके अपने नोट्स में लिख लीजिए कि टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं। तो टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच भी एलिट्रेशन को ही बोलते हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं, देखिए ये बोल के दिखाइए, सी सेल्स ऑन द शी। सो बोलेंगे तो आपके टंग क्या होंगे, ट्विस्ट हो रहा है ना। सो क्योंकि एक ही वर्ड को बार बार रिपीटेशन मिल रही है, तो रिपीटेशन मिलने में तो टंग को ट्विस्ट करना पड़ेगा। सो इसको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को टंग ट्विस्टर बोलते हैं। सो ये तो हमारा एलिट्रेशन हो गया। देन हम एजोनेंस की बात कर लें। एजोनेंस मैंने आपको समझाया कि जितने भी ई टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें केवल जो ए ई आई ओ यू, ये तो आपको पता ही होगा कि ये वॉवल साउंड है। अगर इन चीज़ों से, वॉवल साउंड से हमारी रिपीटेशन देखने को मिलती है सेंटेंस में, सो वो क्या होगा, हमारा एजोनेंस होगा। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि एजोनेंस हमारा बीच में ही, स्टार्टिंग में हो, ये बीच में भी देखा जाता है, मोस्टली ये बीच में ही देखा जाता है, जैसे एजोनेंस हो गया। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पास लिखा नहीं है, मैं गूगल कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए जैसे कि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पास बोला था एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड अक्रॉस वर्ड विद इन द लाइन्स ऑफ द पोयम क्रिएटिंग इंटरनल राइम्स। मतलब जो एक पोयम होता है उसको इंटरनल राइम्स में किस तरीके से बांधा जाए, इस हिसाब से ऐसे क्रिएट करने के लिए पोयम को एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कैसे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पास आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, क्राइंग टाइम होप स्कोच ग्रेट फ्लेक्स बिटवीन ट्रीज एंड द काइंड नाइट। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास आई एन जी बीच में लगा हुआ है ना, यहाँ पास टाइम है, तो आई का यहाँ पास रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर देखिए होप स्कोच में क्या हो रहा है, यहाँ पास ओ का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आई हमारा वॉवल साउंड है, ओ हमारा वॉवल साउंड है। और यहाँ देखिए ग्रेट फ्लेक्स, यहाँ बार बार ए साउंड का जो हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। सो यहाँ हमारा ए भी आ गया। और बिटवीन देखिए डबल ई यहाँ आ रहा है और डबल ई, तो बिटवीन ट्रीज इनमें भी हमें डबल ई का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। सो ये क्या हो गए, एजोनेंस हो गए, क्योंकि ये वॉवल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। बार बार मैं फ्रेंड आपको कह रही हूँ कि साउंड का रिपीटेशन होगा, वर्ड का रिपीटेशन नहीं होगा। अगर बाई चांस यहाँ पास देखिए, यहाँ पास बिटवीन आ रहा है ना, तो यहाँ पास बिटवीन आ रहा है, यहाँ पास अगर कुछ ऐसे आता कि जो सिंपल साउंड का ना होता, केवल वर्ड का रिपीटेशन होता, तो वहाँ एजोनेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि साउंड का रिपीटेशन देखने को मिला। देखिए बिटवीन ट्रीज है ना, बार बार ट्वीन का यहाँ पास हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है साउंड का। और फॉर एग्जांपल यहाँ पास देखिए काइंड और नाइट दोनों में भी सिमिलर दिख रहा है ना, आई का रिपीटेशन। सो ऐसे ही आपको राइट्स में भी आई का रिपीटेशन देखने को मिलेगा। सो ऐसे ही ये क्या हो गया, हमारा एजोनेंस हो गया। आई होप आपको एजोनेंस भी समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिविजन करा देती हूँ। जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा तो वो होगा एलिट्रेशन। जब आपको वॉवेल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलेगा, वॉवेल साउंड का, तो वहाँ होगा एजोनेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते आयरनी पे। आयरनी आपको ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि देखिए बच्चे, एजोनेंस तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट आयरनी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आता था मेटाफर सिमिल, बट अब देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा तो एलिट्रेशन पूछा जाता है, फिर अपोस्ट्रोफी पूछा जाता है, आयरनी पूछा जाता है, पन पूछा जाता है, पैराडॉक्स पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। सो आज हम आयरनी तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। सॉरी। तो आयरनी क्या होती है, यूजिंग वर्ड डेट आर अपोजिट टू द मीनिंग डैट इज मीन टू कन्वेड। तो इस आयरनी में क्या होता है फ्रेंड, जो बात आप कहना चाहते हैं, आप वो बातें ना कह के, उन शब्दों का प्रयोग ना करके आप उल्टा शब्दों का प्रयोग कर लें। फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात को जैसे डेली यूज़ भी अगर हम ले, तो हम लोग कभी, जैसे कि आप उठ रहे हैं 12 बजे, तो आपकी मम्मा के क्या कह रही हैं, उठ गए ना बाबा, अभी इतना जल्दी क्यों उठ गए, आपके लिए चाय लाऊं, नाश्ता लाऊं, क्या करूं मैं आपके लिए, आप इतना जल्दी कैसे उठ गए, जबकि आप तो 12 बजे सो के उठे हो ना, बट आपकी मम्मा क्या बोल रही है कि आप इतना जल्दी कैसे उठ गए। तो ये क्या हो रहा है, वो यहाँ पास एक प्रकार से वर्बल आयरनी का प्रयोग कर रही है ना। तो आयरनी का मतलब ही यही होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो, बट किसी और वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पास इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करके, जो हमारे पोएट होते हैं, जो हमारे राइटर होते हैं, वो अपने वर्क में क्या खिलाते हैं, एक ट्विस्ट ले आते हैं ना, और उस सेंटेंस को, या फिर कह लीजिए उस पोएम को, या फिर कह लीजिए उस ड्रामा को एक इंटरेस्टिंग मोड पे लेके जाते हैं।
सो जैसे कि आई हैव बीन एज्योर्ड बाई अ वेरी नोइंग अमेरिकन ऑफ माई एक्विटेंस इन लंडन that a young healthy child well nourished in 8 year old most delicious nourishing and wholesome food whether steamed roasted baked or boiled and I make a no doubt that it will equally serve in a fricassee or a ragout. जैसे कि यहाँ पास ये हो गया एग्जाम्पल एग्जाम्पल बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताती हूँ, जैसे कि इसमें जो आप सोचो और जस्ट उसका क्या हो जाए, उल्टा हो जाए आपके साथ, तो इसको क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा उनके साथ आयरनी ये है कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ डे है और जो डेथ डेट है वो दोनों क्या है, सेम ही है ना। जो कि 23 अप्रैल को उनका क्या हुआ था, बर्थ भी हुआ था, और 23 अप्रैल को ही उनका क्या हुआ था, डेथ भी हुआ था। तो ये एक प्रकार से आपको एक आयरनी देखने को मिल रही है ना। ये क्या है, सिचुएशनल आयरनी यहाँ पास देखने को मिल रही है। सो इसमें क्या कहते हैं, दोनों ही सेम है। सो यहाँ पास भी एक आयरनी देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एज पर गिवन सिचुएशन। तो यहाँ पास जैसे कि आप कोई और सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके बजाय क्या आप जैसे कि आप किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बट आप सोच रहे हैं कि वो गड्ढा में गिरेगा, गड्ढा में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा, बट वो नहीं गिर रहा है, आप ही गिर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ऐसे सिचुएशन को भी एक आयरनी कहते हैं। ये टाइप होता है सिचुएशनल आयरनी का। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एंड द आयरनी इज़ दैट विलियम शेक्सपियर बर्थ एंड डेथ डेट्स आर सेम। तो ये एक प्रकार से ये क्या है, यहाँ पास भी हमको आयरनी देखने को मिल रही है। अब हम आयरनी के 3 टाइप्स को यहाँ पास बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिचुएशनल आयरनी, एक होता है वर्बल आयरनी, एक होता है ड्रामेटिक आयरनी। सबसे पहले सिचुएशनल आयरनी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ अ व्हेन द अपोजिट ऑफ वॉज इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ओके। जैसे कि मैंने बताया कि जैसा कि आप सोच रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए। जैसे सिचुएशन आप कुछ और बना रहे हैं कि हम ये सिचुएशन बना के आप खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो कि मैं पास हो जाऊँ, बट क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भाई एंड टाइम पे एग्जाम के 2 दिन पहले आपका क्या होगा, तबियत खराब हो गया। तो ये क्या होगी, आपकी सिचुएशनल आयरनी हो गई और आप एग्जाम ही ना दे पाए। आपने खूब पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा कि आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं किए, और 2 दिन पहले एग्जाम के क्या हुआ, आपकी तबियत खराब हो गई, तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाए या फिर फेल हो गए। सो ऐसे क्या होता है, सिचुएशनल आयरनी सबके साथ क्रिएट हो जाती है। देन वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होता है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 12 बजे सो के उठ रहे हैं और मम्मी बड़े प्यार से बोल रही हैं आपकी, बेटा उठ गए, इतना जल्दी क्यों उठ गए, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता क्या बना दूँ, जो तुम कहो वो मैं हाजिर कर दूँ, है ना। तो मतलब उनको बोलना तो कुछ और था, बट उन्होंने वर्बल आयरनी का प्रयोग करके क्या किया है, वो अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर रही हैं कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, बट मैं तुम्हें प्यार समझा रही हूँ। तो इसके उन्होंने क्या यूज़ किया, वर्बल आयरनी का यूज़ किया। दिस इज़ व्हेन व्हाट इज़ बीइंग सेड एज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट्स द स्पीकर मीन्स, है ना। मतलब कि स्पीकर जो कहना चाहता है एकदम अपोजिट उसका उल्टा बोले, है ना, जैसे कि मम्मी बोल रही हैं। तो देन ये बात आती है ड्रामेटिक आयरनी की, कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है। दिस ऑक्यूर्स व्हेन द ऑडियंस आर रीडर नोज what is ironic in the situation but the character does not know is predicament। सो ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है फ्रेंड, इसका यूज़ करके जो हमारे राइटर रहते हैं वो जो ड्रामा है उसमें एक सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें विलियम शेक्सपियर के सारे ही प्लेज में आप देखेंगे, जैसे मैकबेथ के साथ क्या होने वाला है, उसका डाउनफॉल आने वाला है, ये ऑडियंस को पता है, फिर भी मैकबेथ अपनी पूरी तैयारी करता है कि मैं मैकडफ से लड़ूंगा, सेना तैयार करता है। हम लोगों को पता है कि अब ये इसका डाउनफॉल होने वाला है, इसका जाने वाला है, सब कुछ जाने होने वाला, ख़त्म होने वाला है, खेल ख़त्म होने वाला है। और कि ऑडियंस को सब पता है ना कि, लेकिन उस मैकबेथ को नहीं पता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम अगर किसका ले लें, जैसे कि हम लोग को उसका ले किंग लियर का ले लेते हैं। तो किंग लियर सबको, हम ऑडियंस को पता है कि जो उसकी छोटी बेटी है, वो बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, बट किंग लियर को नहीं पता। किंग लियर के मुंह सामने पे फेस पे जो उसकी दोनों बड़ी बेटियां रहती हैं वो तारीफ़ कर देती, तो उसको लगता है कि वो मेरी दोनों बेटियां ही जो है अच्छी हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम ओथेलो को ले लें, तो हम ऑडियंस को पता है कि जो क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार, जस्ट अ सेकेंड में याद आया, यागो। ऑडियंस को पता है कि यागो गलत है, वो
भड़का रहा है ओथेलो को, डेस्टिमोना सही है, ऑडियंस को सब कुछ पता है और तो बट ओथेलो को नहीं पता है, इसके जेलस के कारण वो डेस्टिमोना को मार भी देता है। तो ये एक प्रकार से ये ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पर देखने को बार बार मिलती है। तो ड्रामेटिक आयरनी मोस्टली से विलियम शेक्सपियर अपने हर प्लेस में देखने यूज़ करते थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, वर्बल आयरनी क्या होती है, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है। इसके बाद क्लास आपकी ख़त्म हो गई है। आगे का जो भी है जैसे पर्सोनिफिकेशन है, एल्यूज़न है, पैराडॉक्स है, पन है, अपोस्ट्रोफी है, बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ मैं, जो कि आपको भूले ना। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले देखिए मेटाफर। मेटाफर क्या होता है फ्रेंड? अरे लग जा। देखिए मेटाफर क्या होता है, जैसे कि मेटाफर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, जो बिल्कुल डिसिमिलर चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, कोई सुंदर लड़की है और चांद भी सुंदर है, तो दोनों का सुंदरता को यहाँ पास क्या कंपैरिजन किया जा रहा है, जबकि लड़की और चांद बिल्कुल डिसिमिलर है, बट दोनों की सुंदरता को यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है और लड़की को चांद ही माना जा रहा है। तो हो गया मेटाफर। मीन्स लड़की जो है चांद ही है, वो कहता है कि मेरी जो महबूबा है वो चांद ही है, तो उसको यहाँ पास क्या हो गया, मेटाफर हो गया। बट अगर वो कहते हैं कि मेरी महबूबा का शक्ल चांद जैसा है, सो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सिमिल हो जाएगा। मीन्स लाइक और एज का यूज़ करके यहाँ पास क्या हो जाएगा, सिमिल हो जाएगा। ये दोनों ही, इसमें भी डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है मेटाफर के जैसे ही। आई होप ये समझ में आया होगा। बस मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। देन बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन में मैंने बताया कि ई टू जेड जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनका क्या देखने को मिलता है, रेपिटेशन देखने को मिलता है बार बार। जैसे कि सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो यहाँ पर ये आपको देख रहा है कि एस एच और एस का रेपिटेशन बार बार पूरे लाइन में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पास एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस में भी यही है, बस इसमें ए टू जेड में से 5 जो वॉवेल रहते हैं, ए ई आई ओ यू, इनका रेपिटेशन देखने को मिलेगा। वो ये चाहे आपको स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में मिल जाए या लाइन के बीच में मिल जाए, मोस्टली ये देखने को मिलता है फ्रेंड बिटवीन में ही मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेट फ्लेक्स, यहाँ पास आपको जो देखने को मिल रहा है वो बिटवीन में मिल रहा है। जैसे बिटवीन ट्रीज, यहाँ पास भी आपको बीच में देखने को मिल रहा है। जैसे काइंड नाइट राइड्स, यहाँ पास भी आपको बीच में आई देखने को मिल रहा है। सो एजोनेंस में भी आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, बट वॉवल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलेगा और मोस्टली ये बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरनी की। आयरनी जैसा होता है कि आयरनी लोग क्या करते हैं कि अपने वर्ड को, जो आयरनी वो होता है कि जैसे वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, बट आपके सामने किसी और अदर वर्ड का यूज़ करके आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। और आयरनी के मैंने 3 टाइप बताए हैं, जैसे कि सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। तो सिचुएशनल आयरनी ये होता है कि आपने खुद गड्ढा खोदा, बट आप वेट कर रहे हैं कि वो आए, आप चेक करने के लिए गए कि वो गिरा कि नहीं गिरा, और आप खुद उस गड्ढे में गिर गए। ये हो गया आपका सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी ये होता है जैसे सो के उठ रहे हैं 12 बजे, या फिर बहुत अच्छा आपने पढ़ाई कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, फिर भी कह रहे हो, मम्मी कह रही हैं बेटा आपने पढ़ाई किया, अब तो मतलब आप पढ़ने बैठे हो और मम्मी कह रही हैं आज तो मेरा बेटा जग जीत लेगा। उनको पता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर भी वो बोल रही है ना, तो वो वर्बल आयरनी का यूज़ कर रही हैं। देन ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में जैसे मैंने बताया कि ओथेलो को नहीं पता है कि यागो उसको क्या कर रहा है, उसको झूठी झूठी बातें बता रहा है डेस्टिमोना के खिलाफ, और पर ऑडियंस को पता है ना, तो ये जो ओथेलो के साथ क्या हो गई, ड्रामेटिक आयरनी हो गई। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमें बहुत कुछ करना है, जैसे हमें पर्सोनिफिकेशन करना है, एल्यूशन करना है, पैराडॉक्स करना है, और पन करना है, ऑक्सीमोरन करना है अपोस्ट्रोफी करना है, एफेमिस करना है, मेटोनिमाई करना है। तो बहुत सारे हमारे अभी भी फिगर ऑफ स्पीच बचे हुए हैं, तो हर एक चीज़ को क्लियर करने में टाइम लगता है। तो फिगर ऑफ स्पीच के आपको मोस्टली 2 या 3 क्लास देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।